नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। बाराबंकी में अखिलेश यादव ने यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि यूसीसी की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जमीनी स्तर पर काम नहीं किया गया। अगर बीजेपी के लोग रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ लेंगे तो हो सकता है बीजेपी वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ही नहीं करेंगे। कॉमन सिविल तो ये जो बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्हें बेरोजगारी, महंगाई और जो 10 साल और लखनऊ की सरकार के काम जमीन पे है ही नहीं। और अगर जमीन पर काम होते तो ऐसे नहीं हमारे लिए कॉमन सबसे बड़ी चीज है। संविधान हमें अधिकार देता है। क्या संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने? और फिर अगर इस तरह की बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर उन्होंने राष्ट्रवाद के ऊपर किताब लिखी है। उनसे बड़ा कवि, साहित्यकार, उनसे बड़ा जिस व्यक्ति का स्टेटस रहा हो दुनिया में, नोबेल प्राइज हो, उसको जरा पढ़ लें बीजेपी के लोग, उसके पन्ने पलटें जरा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, अगर वो पन्ना पढ़ लेंगे तो बीजेपी वाले हो सकता है आपके सामने यूसीसी की बात ही न करें। वहीं युवा सेना नेता और उद्धव ठाकरे गुट के विधायक राहुल करनाल सुशांत सिंह मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सुशांत राजपूत और दिशा सालियान की हत्या मामले में विस्तृत जांच करने का अनुरोध किया है और अगर मेरा नाम इसमें आता है तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से रिक्वेस्ट की, क्या कुछ लोगों ने कहा, बहुत बार बोलते रहे हैं, क्या राहुल कर्नल इसलिए शिंदे साहब के यहाँ गया है क्योंकि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की तहकीकात शुरू हुई है। उसी के कारण मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की, क्या प्लीज इसमें डिटेल जांच की जाए और जो लोग ऐसा बोलते हैं उसको जांच के तौर से जवाब दिया जाए और अगर उसमें मेरा कहाँ पे भी अगर नाम भी आता है तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ के उनका जूता खाने तैयार हूँ। मैंने सिर्फ हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से रिक्वेस्ट की, क्या कुछ लोगों ने कहा, बहुत बार बोलते रहे हैं, क्या राहुल कर्नल इसलिए शिंदे साहब के यहाँ गया है क्योंकि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की तहकीकात शुरू हुई है। उसी के कारण मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की, क्या प्लीज इसमें डिटेल जांच की जाए और जो लोग ऐसा बोलते हैं उसको जांच के तौर से जवाब दिया जाए और अगर उसमें मेरा कहाँ पे भी अगर नाम भी आता है तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ के उनका जूता खाने तैयार हूँ। मैंने सिर्फ वहीं बीजेपी को लेकर अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन पर हमला बोला और अखिलेश यादव के जन्मदिन पर रामपुर कार्यालय पर आजम खान ने कुछ अलग अंदाज में केक काटा। उन्होंने कहा कि हाथ से चाकू लिया तो दूसरे कलम और फिर चाकू की जगह कलम से ही केक काट दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का यही संदेश है कि चाकू से काटा जाता है और कलम से तकदीर बदली जाती है। इस मौके पर सपा मुखिया अखिलेश यादव को आजम खान ने सलाह भी दिया। उन्होंने कहा कि समाजवाद का चोला ओढ़कर आने वाले नकली समाजवादियों से बड़ा नुकसान हो रहा है जो समाजवादी पार्टी में दाखिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व चाहिए, ऐसे लोगों को निकालने नहीं, ठोकर मारकर हटा दे। सीख लेना चाहता हूँ और जो लोग समाजवादी विचारधारा में यकीन रखते हैं, जिन्होंने बहुत खोया है, इस जिले ने, इस शहर ने जो खोया है वो इतिहास बना है। आज भी लोग जेलों में, आज भी लोग मुकदमे झेल रहे हैं, आज भी लोग प्रताड़ित हैं। बर्बादी की एक ऐसी दास्तान लिखी गई है, अगर इस पर समाजवादी एकजुट नहीं होंगे तो बड़े नुकसान का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए आज का दिन और आज का लिया हुआ संकल्प हम सबके लिए मशाले राह है। हम इससे सबक लें और कुरीतियों को दूर करें, अच्छाई पैदा करें, लोगों के काम आए। किसी के पैर काटकर अपने कद को ऊंचा नहीं किया जा सकता। अपने कद को ऊंचा करने के लिए और कुछ बनने के लिए बहुत
वहीं दिल्ली के भजनपुरा में मंदिर और मस्जिद दोनों हटाया गया। इसकी जानकारी देते हुए डीसीपी नॉर्थ ईस्ट जॉय एन तिर्की ने कहा कि भजनपुरा चौक पर एक हनुमान मंदिर और सड़क को दूसरी तरफ एक मजार थी। वहीं दिल्ली के धार्मिक समिति ने फैसला लिया कि इन दोनों को हटाया जाएगा क्योंकि सड़क चौड़ा होना है। यहाँ के स्थानीय नेताओं ने प्रशासन से कुछ समय की मांग की थी और आज सभी के साथ बातचीत कर दोनों स्ट्रक्चर को हटाया गया। इसमें सभी का सहयोग भी मिला। आज सवेरे का हमारा प्रोग्राम था, बल्कि मैं तो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहा हूँ, प्रोग्राम तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का था। और ये भजनपुरा चौक पे हम लोग खड़े, यहाँ पे एक हनुमान मंदिर था और सड़क की दूसरी तरफ पे एक मजार था। जो हमारी रिलीजियस कमेटी है दिल्ली की, वहाँ पे डिसीजन लिया गया था कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हटाएंगे बिकॉज सड़क चौड़ा होना है, सहारनपुर हाईवे बनना है। और इसको प्लान किया था कुछ दिन पहले हम लोगों ने, और यहाँ के जो लोकल रिस्पेक्टेबल्स थे, जो लोकल लीडर्स थे, उन लोगों ने अप्रोच किया था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, दे आस्क फॉर सम टाइम, तो थोड़ा टाइम मिल जाए और हम लोग थोड़ा सा आपस में तैयारी कर लें। तो आज हम लोग ने इनके साथ सबके साथ बात करके डायलॉग, प्रॉपर डायलॉग के साथ, प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ आज ये स्ट्रक्चर रिमूव किए हैं दोनों यहाँ से। और जैसा आप देख रहे हैं सभी लोग का सहयोग है, आप लोग का भी सहयोग है, और यहाँ के जो भक्त लोग थे वो लोग भी सवेरे आए, बल्कि हम लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना की शुरू करने से पहले, और सब लोग के सहयोग से हुआ है बहुत। वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास मानसून सत्र पर पहले ही बैठक हुई और इस बैठक में संसद के मानसून सत्र में उठाने वाले कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी में विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी बताया कि बैठक में इस संसद सत्र में क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। मणिपुर हिंसा, महंगाई, अडानी समूह, राष्ट्रपति के सम्मान में कमी, रेसलर प्रोटेस्ट सहित कई मुद्दे संसद में कांग्रेस की तरफ से उठाए जाने पर विचार किया गया। समूह पार्लियामेंट स्ट्रेटजी ग्रुप की जो बैठक रही, उसमें इस संसद के सत्र में क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, चाहे वो आज कमर तोड़ महंगाई की बात रही हो, वो हम का मुद्दा उठाना चाहते हैं, चाहे वो मणिपुर का संबंधित मुद्दा है वो हम उठाना चाहते हैं, चाहे वो अदानी समूह से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों पर जेपीसी के गठन की हमारी जो मांग चली आ रही है उसको हम दोबारा उठाना चाहेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति जी का जो सम्मान में कमी रही जो संसद के उद्घाटन समारोह में, उससे संबंधित बात हम संसद में उठाना चाहेंगे, चाहे वो महिला पहलवानों के साथ सरकार ने जो उनका तिरस्कार किया वो एक मुद्दा रहा हो, और चाहे ये सारे तमाम मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाना चाहेगी। इन बातों पे जो है मैं समझता हूँ कि आज डिस्कशन हुआ है। और इसके साथ साथ जहाँ तक यूसीसी की बात है, अगर इस प्रकार की कोई बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी का एक वक्तव्य जून 15 को आया था, वही हमारा जो है वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पे आ चुका है। और आने वाले समय में जो चर्चा की जाएगी, और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो अधिकृत प्रवक्ता हैं जयराम रमेश जी, वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर मानसून सत्र में सरकार को घेरने के मुद्दे को लेकर बैठक हुई, जिसके जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें मौजूद थे। 20 जुलाई से होने वाले मानसून सत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर इसमें अहम चर्चा की गई। जून को हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लॉ कमीशन ने एक नोटिस जारी की थी 14 जून को कि उन्होंने जनता से और विभिन्न संस्थाओं से अपने विचार मांगे थे। 15 तारीख को हमने एक स्टेटमेंट जारी किया था, एक वक्तव्य जारी किया गया था और इस पर चर्चा हुई। और 15 जून से आज तक कोई ऐसी नई स्थिति नहीं पैदा हुई है कि हम इस स्टेटमेंट को और आगे ले चले। यानी कि जो हमने 15 जून को कहा था वो उसी पर हम अडिग हैं। और जो लॉ कमीशन ने विचार अलग अलग संस्थाओं से अपनी राय मांगी है, उस पर जो हमने टिप्पणी की थी वो आपके पास है। मैंने खुद हिंदी में और अंग्रेजी में एक बयान दिया था। और आज 1 जुलाई है, पिछले 16 दिनों में ऐसी कोई नई बात
नहीं उठी है, कोई मसौदा नहीं है, कोई विधेयक नहीं है, सिर्फ बयानबाजी चल रहा है। अगर मसौदा है, अगर विधेयक है तो हम कुछ कह सकते हैं, पर आज की हालात स्थिति ऐसी है कि जो 15 तारीख जून को मैंने कहा था पार्टी की ओर से, वो आज भी हम दोहरा रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। एक जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बस्तर का पूरा इलाका मैं पूरी तरीके से जानता हूं। मुझे याद है जब मैं पहली बार छत्तीसगढ़ बतौर प्रभारी आया था तब भ्रष्टाचार का आलम था, कांग्रेस के खिलाफ किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। फिर 2013 में डॉक्टर रमन सिंह के हाथों प्रदेश की बागडोर सौंपी गई। इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता कि छत्तीसगढ़ का कायाकल्प डॉक्टर रमन सिंह ने किया है। उन्होंने नया रायपुर नहीं बल्कि नया बस्तर बनाया है। मां दंतेश्वरी के सादर प्रणाम करे से ये माटी वीर गुंडाधूर, वीर गेदलाल, महाराजा प्रवीर भंजदेव, जत्तू दादा और धर्मू दादा सबके नमन करे से, उन सब बलिदानी बन के सूरता करे से। मेरे बहनों भाइयों, लंबे अरसे के बाद कांकेर में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। इसके पहले 2 बार मैं कांकेर में सभाओं को संबोधित कर चुका, बहुत देर में आया हूं, लेकिन आप सबका आशीर्वाद है कि पूरी तरह से दुरुस्त आप सब लोगों के बीच में आया। देर से आने के बावजूद आप लोगों ने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, फूलों की हार पहनाकर आपने स्वागत किया है, ये प्रतीक चिन्ह देकर आपने स्वागत किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है कि स्वागत, अभिनंदन अथवा राम राम या जोहार या सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, माता दंतेश्वरी की इस पवित्र भूमि कांकेर की धरती को मैं एक बार पुनः शीश झुकाकर नमन करता हूं। और मुझे याद है जब मैं पहली बार छत्तीसगढ़ आया था, मुझे राज्य ने, मुझे केंद्र ने यहां का प्रभारी बनाकर भेजा था। नया नया राज्य बना था, मगर कांग्रेस के कुशासन से उस समय छत्तीसगढ़ की जनता जूझ रही थी। कांग्रेस की हुकूमत थी, भ्रष्टाचार था, जुल्म था, अत्याचार था, लोग त्रस्त थे। माने कांग्रेस के उस समय नेताओं के खिलाफ बोलने की लोग हिम्मत नहीं करते थे, ऐसी हालत उस समय थी। हमने 2003 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करा के यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी को इस छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने बागडोर सौंपी। उन्होंने 15 वर्षों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई कह सकता है कि डॉक्टर रमन सिंह ने अच्छा काम किया, खराब काम किया, अधिक काम किया, कम काम किया, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि छत्तीसगढ़ का कायाकल्प मुख्यमंत्री के रूप में किसी ने किया है तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। बहनों, उन्होंने केवल नया रायपुर ही नहीं बनाया, बल्कि एक नया बस्तर भी बनाया और एक नया छत्तीसगढ़ भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया। यह सब कुछ तब हुआ जब 15 में से केवल 5 साल ही भाजपा की सरकार केंद्र में थी। यानी डबल इंजन की का जो पावर मिलना चाहिए वह लगातार 15 वर्षों तक इनको नहीं मिला था, केवल 5 वर्षों तक मिला था। इसके बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ़ को बढ़ाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को सजाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को संवारा और देश का एक प्रगतिशील राज्य बनाने का काम यदि वहीं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को आज लागू हुए 6 साल हो गए हैं। जीएसटी दिवस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके फायदे गिनाते हुए कहा कि जीएसटी के प्रमुख उत्पादों पर टैक्स घटाकर आम लोगों को राहत दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जीएसटी से उन पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। दूध, चाय, खाद्य, सब्जी, चीनी जैसी सामानों पर 5 से
5% से कम टैक्स लगता है। इनसे उपभोक्ताओं का बोझ भी कम हुआ है। जीएसटी से पहले मूवी टिकट पर 35% टैक्स लगता था, अब 100 रुपए तक पर 12% टैक्स लगता है। How on many common use items the tax incidence under the GST has been much lower compared to the pre-GST. For example, in items like pasteurized milk, tea, milk powder, sugar, edible vegetable oils, spices and footwear, which are priced up to 500 rupees, whatever relevant unit it may be of measure, attract taxes of 5% under GST compared with earlier tax incidence of 6 to 10%. So naturally, these items, which are commonplace items, are now taxed less. And again, for example, hair oil, toothpaste, soaps, perfumes, detergents, and on all these items, the average pre-GST tax burden was almost 28%. वहीं बुलंदशहर की तहसील सिकंदराबाद में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीपाल अंबावता का 60वां जन्मदिन जिला अध्यक्ष आबिद अली एडवोकेट के आवास पर मनाया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सिकंदराबाद तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की कि किसानों को दिन में बिजली की सप्लाई दी जाए और क्षेत्र में आवारा घूम रहे गोवंशों पर लगाम लगाई जाए। बता दें कि गोवंश आए दिन आमजन का नुकसान करते हैं, वहीं जाम भी सड़कों पर इनकी वजह से लगता है और हादसे का कारण भी ये गोवंश बनते हैं, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन अंबावता के जिलाध्यक्ष पहले भी शिकायत कर चुके हैं। वहीं कार्रवाई ना होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी इस दौरान दी गई। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ तहसील सिकंदराबाद पहुंचे हैं और स्थानीय समस्याओं को लेकर इन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। तो इनकी क्या मांगे हैं और कदम कदम पर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं और भारतीय किसान यूनियन अंबावता स्थानीय समस्याओं के लिए तैयार रहता है और उनका समाधान कराता है। तो आज भारतीय किसान यूनियन अंबावता के जिला अध्यक्ष आबिद अली एडवोकेट सिकंदराबाद तहसील में पहुंचे हैं। ज्ञापन देने के बाद क्या इन्होंने मांग की है, हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया है, स्थानीय क्या समस्या है? सबसे पहली समस्या हमारी ये है कि जो आवारा पशु फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसान भाइयों की फसलों को, उन आवारा पशुओं को पकड़वाकर गौशाला में उचित खाने पीने की व्यवस्था के साथ उनको रखा जाए और जो रात को हमारा किसान अपने बीवी बच्चों को घर पर छोड़कर खेतों पर पानी लगाने जाता है, बिजली विभाग को सूचित किया जाए, निर्देश किया जाए तहसील द्वारा कि बिजली की सप्लाई रात के बजाय दिन में विशेष तौर से किसानों के लिए की जाए। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि गौशालाओं में गोवंशों को रखा जाए, लेकिन यहाँ देखा गया है जगह जगह अब भी गोवंश है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मुख्यमंत्री जी की बात से मैं सहमत हूँ। अपने स्तर से शासन प्रशासन से सारी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन समाधान करने में लगा हुआ है, लेकिन गौशालाओं की हालत इतनी ख़राब है कि गौशालाओं को, गायों को, हमारी माँओं को उचित व्यवस्था खाने पीने की नहीं मिल पा रही है और उनका निरंतर शारीरिक वजन कम होता जा रहा है उचित चारा न मिलने के कारण। तो मांगें पूरी नहीं होती तो कितने दिन के बाद अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 16 जुलाई का दिन निश्चित है। हम 16 जुलाई को सिकंदराबाद तहसील प्रांगण में एक बड़ी जनसभा करेंगे और इन मांगों को पूरी कराने के लिए शासन प्रशासन को मजबूर करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ एडवोकेट आबिद अली जिला अध्यक्ष, जिनका कहना है अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती तो अगला कदम धरने का होगा। कैमरा पर्सन फैजान के साथ मैं इमरान सैफी, आर्या न्यूज़, बुलंदशहर। वहीं कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का 50वां जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया। कानपुर देहात के अलग अलग हिस्सों में सपाइयों ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। सपा प्रमुख की लंबी उम्र की कामना की। साथ ही जिला कार्यालय में सपा जिला अध्यक्ष अरुण कुमार यादव की अगुवाई में सपाइयों ने रक्तदान कर सपा प्रमुख की लंबी उम्र की कामना की। सपा कार्यालय में भारी संख्या में सपाई नेताओं और पदाधिकारियों ने इस दौरान रक्तदान किया। को जानकारी है, गरीबों, शोषितों, नौजवानों के मसीहा, उनकी हमेशा अगर कोई देश में
लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों की, कमज़ोरों की, किसानों की। माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उनका आज 50वां जन्मदिन कानपुर देहात के समाजवादी पार्टी के संगठन की तरफ से, नौजवानों की तरफ से बड़े धूमधाम से इस कार्यालय में मनाया गया और हमारे बहुत सारे नौजवान साथियों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करोड़ों दलित, पिछड़े, अक़लियत के सभी साथियों के आने वाले भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी के 50वें जन्मदिन पर पूरे देशवासियों को, पूरे पसमानदा, दलित, पिछड़े, अक़लियत के सभी साथियों को ढेर सारी बधाई देता हूं। और आज का दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगा करके कानपुर देहात जनपद के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार और बबलू राजा ने उन्हें सर्टिफिकेट भी देने का काम किया है। आज यहाँ पर सामूहिक भोज वहीं नीम करौली बाबा एक रहस्यमयी संत के ऊपर एक धारावाहिक बनने जा रहा है। बता दें कि दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विनय चालीसा के रचयिता प्रभु दयाल शर्मा ने बताया कि नीम करौली बाबा के ऊपर बने धारावाहिक ये हमें महाराज जी से प्रेरणा मिली है। आज की नई पश्चिमी संस्कृति की तरफ बढ़ रही लोगों की जिंदगी में, जबकि पश्चिमी देशों के लोग हमारी संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए अपनी संस्कृति को आज के युवाओं को जोड़ने के लिए ये पहल की जा रही है। बुद्धि मलिन श्रद्धा भक्ति विहीन, करूं विनय कछु आपकी, हूँ सब ही विदिन। कुछ और लिखना चाहता था, वो ये है, मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, लोभी लंपट लालची काम क्रोध आधीन। ये लिखना चाहता था, ये मैंने नहीं लिखा है यार। ये इच्छा रहेगी आपकी। उसके बाद 1973 तक वो कैची धाम ही उनका वो खेला, हालांकि वो वृंदावन है और बाकी जगह भी जाते रहते थे। तो 1973 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, लेकिन वो क्योंकि हाँ सब हमारा ऐसा मानना है कि वो हनुमान जी का साक्षात अवतार थे और आज भी वो विद्यमान है। सर, जो ये रचना अभी इन्होंने कविताएं सुनाई हैं, तो इनके वो इससे पूरे सीरियल में सर का नाम थोड़ा सा बताएं, पूरा नाम सर का बताएं। हाँ, उनका आपका नाम है? सर का नाम प्रभु दयाल जी शर्मा। ठीक है, ये उनके साथ रहे? यहाँ साथ में रहे। उसके बाद 1973 तक